नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 26 जून और 26 जून को आपका एसएससी सिलेक्शन फेज 12 का एग्ज़ाम था, जो कि आपका सभी शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 4th शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आपसे जीके जीएस के 25 सवाल पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मिल गए हैं। तो इसी के साथ आपका जो एसएससी सिलेक्शन फेज 12 का एग्ज़ाम था वो दोस्तों आपका समाप्त होता है और आपका कल से एसएससी सीपीयू का एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। तो जिन लोगों का भी कल से सीपीयू का एग्ज़ाम स्टार्ट हो या 1 तारीख से आपका सीएसएसएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा ही हमने एसएससी फेज 12 में सभी शिफ्टों का एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराया था और 100% रियल प्रश्नों के साथ, उसी प्रकार हम एसएससी सीपीयू में, एसएससी सीएसएल में या जो भी आपका एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, उन सभी एग्जामों का भी एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे विथ पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप एसएससी सिलेक्शन फेज 12 में पूछे गए प्रश्नों का एक ईबुक लेना चाहते हैं, जिसमें आपको तकरीबन मिनिमम 300 प्लस प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, साथ में आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हर प्रश्नों के साथ मिलेगा। तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो व्हाट्सअप नंबर में से किसी आप एक पर संपर्क कर लीजिएगा, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी और जो भी पीडीएफ आपको चाहिए, किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर चाहिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो आप इसे भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको 2023 में हुए एग्जाम का पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप इसे भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया है आपका 4th शिफ्ट का, वो है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा की बात करते हैं तो करो या मरो का जो नारा है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। यह बात आपका डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है, लेकिन किस आंदोलन में दिया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो दोस्तों आपका 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भारत छोड़ो भाषण में गांधी जी ने यह नारा है जो कि दिया था, करो और मरो। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक बॉम्बे सत्र में कांग्रेस आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की। इसके अलावा गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित जन विरोध में भारत से एक ऑर्डरली ब्रिटिश विद्रोह का आह्वान भी किया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 20। ठीक है, अनुच्छेद 20 में ये आपका जिक्र किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे उस अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, को मनमाने और अत्यधिक दंड के विरुद्ध 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। वो 3 प्रकार का सुरक्षा में एक सुरक्षा है कार्यात्तर कोई कानून नहीं, यानी कि अधिनियम के कमीशन के समय लागू नए कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा और अधिनियम के कमीशन के समय लागू कानून के द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड के अधीन नहीं होगा। दूसरा है कोई दोहरी सजा नहीं, इसका मतलब है कोई व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा है कोई आत्म दोषारोपण नहीं होगा, यानी कि किसी भी अपराध के लिए आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोहरी सजा से सुरक्षा केवल न्यायालय और न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में ही उपलब्ध होगा। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया, उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कुछ अनुच्छेद है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। जैसा कि अनुच्छेद 19 है, जो कि अनुच्छेद 19 ये प्रत्येक नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, एक का भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के पूरे क्षेत्र में आंदोलन करने की स्वतंत्रता और भारत के पूरे क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता और भारत के पूरे क्षेत्र में आपका पेशा यानी कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद जो 20 है वो दोस्तों आपका कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, जिसको हम लोग अभी पूरे डिटेल पूर्वक है जो कि देखे हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें अनुच्छेद 21A ये आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है ये जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21A, वो दोस्तों आपको बता दें कि 2002 में आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से ये मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था, साथ में यहाँ पर आपको 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 22 आपका है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण संबंधित है। अनुच्छेद 23 की बात करेंगे तो मानव के व्यापार और
बलात् श्रम पर प्रतिबंध से है। अनुच्छेद 24 आपका किससे संबंधित है? तो कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन के निषेध से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 21 दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21A में RTE अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62 है जो कि किससे संबंधित है। ठीक है, हो सकता है आपका क्वेश्चन में अनुच्छेद 62 का लैंग्वेज दिया गया हो और अनुच्छेद 62 आपका ऑप्शन में दिया गया हो, उससे क्या है मतलब है। तो अनुच्छेद 62 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि से संबंधित है। ठीक है, इसमें दो प्रकार का सब क्लोज है। एक सब क्लोज है कि राष्ट्रपति के पद की अवधि को समाप्त के कारण उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए चुनाव पद की समाप्ति से पूर्व पूरा करा लिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसकी पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और किसी भी दशा में 6 मास से अधिक समय के भीतर नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति आज त्यागपत्र अपना देता है या उनका मृत्यु हो जाता है या कोई कारण से पद रिक्त होता है, तो आज से लेकर 6 महीना तक आपको क्या करना है, राष्ट्रपति का जो पद है उसको भर लेना है। और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 63 है जो कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 है जो कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यों के परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। राज्यों का परिषद जिसे हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं, तो आप लोग जानते होंगे राज्यसभा के जो पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष होता है वो आपका उपराष्ट्रपति ही होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अल्लाह रखा खां से संबंधित कि अल्लाह रखा खां की सुवाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो अल्लाह रखा खां की बात करेंगे तो अल्लाह रखा खां आपका तबला बजाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तबला होगा। ठीक है, उस्ताद अल्लाह रखा खां कुरैशी जम्मू कश्मीर के रहने वाले तबला वादक थे। वो सितार वादक और पंडित रविशंकर के नित्य उपवादक थे। इसके अलावा 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विशाल स्नानागार की खुदाई किस हड़प्पा स्थल से किया गया है, ये क्वेश्चन आपका 3-4 बार रिपीट हुआ है 3-4 दिनों में। ठीक है, तो विशाल स्नानागार की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मोहनजोदारो होता है। ठीक है, तो मोहनजोदारो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर विशाल स्नानागार की जगह अगर आपका रहता विशाल अन्नागार, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका होता हड़प्पा। इसके अलावा विशाल स्नानागार हो या विशाल अन्नागार हो, दोनों का जो आपका शेप है यानी कि स्ट्रक्चर है वो आपका रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। इसके अलावा मोहनजोदारो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी पर स्थित सबसे विशाल हड़प्पा स्थल है और विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हड़प्पा भी आपका वो पाकिस्तान में ही पड़ता है, पाकिस्तान के लड़काना जिले में। कौन सी नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज है जो कि किसने किया था। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपका है विद्युत चुंबकीय तरंग, यह एक आपका अनुप्रस्थ तरंग है जो एक दूसरे के लंबवत यानी कि 90 डिग्री दोलित विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से निर्मित है। ठीक है, इसके अलावा विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति प्रकाश की गति की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका होगा 3 × 108 मीटर पर सेकेंड की समान होती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि फूलों के अध्ययन, उनकी खेती और अनुप्रयोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका फ्लोरिकल्चर होगा। फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, उनकी खेती और अनुप्रयोगों का अध्ययन है। इसके अलावा एंथोलॉजी और फ्लोरिकल्चर समान है। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान पौधों का अध्ययन है। प्राणी विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। फिनोलॉजी पौधों और जानवरों के जीवन चक्र के अवधि घटनाओं का अध्ययन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष आया था। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करेंगे तो वर्ष 2020 में, डेट की बात करेंगे तो 12 मई को। आत्मनिर्भर भारत अभियान को औपचारिक रूप से मौजूदा भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित किया गया था ताकि देश को कोरोना वायरस महामारी प्रेरित आर्थिक झटकों से उबरने में मदद करने के लिए बनाया जा सके। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा 12 मई 2020 को एक संकट को एक अवसर के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से किया गया था। साथ में इस योजना का उद्देश्य आयात पर निर्भरता में कटौती करना और भारत को आत्मसात करने के लिए स्वदेशी
गुणवत्ता वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोलास्कन यानी कि शंखों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ मोलास्कन सेल इज कॉल्ड क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका होगा शंख विज्ञान यानी कि कनकोलॉजी। ठीक है, तो शंख विज्ञान मोलास्क के खोल का अध्ययन है। इसमें भूमि और मीठे पानी के मोलास्क के खोल के साथ साथ समुद्री शक का अध्ययन शामिल है। यह गैस्ट्रोपॉड के ओपरकुलम के अध्ययन तक फैला हुआ है। इसके अलावा माइकोलॉजी की बात करते हैं तो माइकोलॉजी प्राणी विज्ञान की वो शाखा जिसमें मोलास्क के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, शंख विज्ञान मोलास्क या शंखों के अध्ययन से है। एंथोलॉजी आपका मानव व्यवहार के विज्ञान के अध्ययन से है। सीरोलॉजी आपका रक्त सीरम के वैज्ञानिक अध्ययन या नैदानिक परीक्षण का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनब्रेकेबल देश की आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका होगा मैरी कॉम। अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी अटूट मैरी कॉम की आत्मकथा है, जिन्होंने कभी भी अपने और जीत की चाह के बीच किसी भी चीज़ को आने नहीं दिया। इसके अलावा कुछ और आत्मकथा है, जैसा कि क्रिस गेल का आत्मकथा का नाम है सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट एक सिक्स मशीन है आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ये है। वसीम अकरम का पुस्तक का नाम वसीम है। सानिया मिर्जा के पुस्तक का नाम एस अगेंस्ट ऑड्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सबसे महान सातवाहन शासक कौन था? तो सबसे महान सातवाहन शासक की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी इसका राइट आंसर होगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे महान सातवाहन शासक था। उन्होंने 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक शासन किया। वो एक महान विजेता था और उन्हें पश्चिम का भगवान कहा जाता। इसके अलावा जो सातवाहन वंश था उसका संस्थापक आपका श्रीमुख के द्वारा होता है। वे शासकों के प्रतिनिधित्व के साथ साथ अपने सिक्कों जारी करने वाला प्राथमिक स्थानीय भारतीय शासक था। वो गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा शुरू किया गया था और जिन्होंने उन्हें जीतने के बाद पश्चिमी क्षत्रपों से वंश का निर्धारण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो राइट आंसर था श्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर असम के गवर्नर की बात की जाएगी तो असम के गवर्नर हैं श्री गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है, इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को देखें जो कि अभी हाल ही में बहुत से राज्यों के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं और आपके एग्जाम में मुख्यमंत्री से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, तो आगे भी 100% प्रश्न आएंगे। तो जैसा कि अभी आपको मालूम होगा आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं श्री एन चंद्रबाबू नायडू, तो इसको भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। असम के आपसे पूछा ही गया था हेमंत बिस्वा शर्मा है। बिहार के मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार जी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपके विष्णुदेव सहाय हैं। दिल्ली की बात करते हैं तो श्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। गोवा के प्रमोद सावंत हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी याद रखिएगा अभी हाल ही बना है नायब सिंह सैनी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। झारखंड के मुख्यमंत्री है आपका श्री चंपई सोरेन। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपके श्री सिद्धारमैया जी हैं। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी हैं और आपका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं आपके श्री एन बीरेन सिंह। मेघालय के मुख्यमंत्री है श्री कोनराड संगमा। में भी आपका ये थर्ड शिफ्ट में देखने को मिला था लेकिन कंफर्म नहीं है। हालांकि मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी हाल ही में सबसे न्यू मुख्यमंत्री अभी किसी राज्य के बने हैं तो आपका उड़ीसा का ही बना है श्री मोहन चरण मांझी, जो कि आपका 24 साल से जो मुख्यमंत्री थे आपके नवीन पटनायक। ठीक है, जो कि बीजू जनता दल से थे और उसको वहाँ पर बीजेपी ने हराया था और बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री है जो कि श्री मोहन चरण मांझी के रूप में बनाया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुडुचेरी जो यूटी है वहाँ के मुख्यमंत्री है श्री एन रंगास्वामी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान है। राजस्थान के भजन लाल शर्मा है। सिक्किम के पीएस गोले हैं। तमिलनाडु के एम के स्टालिन है। तेलंगाना के श्री हेमंत रेड्डी हैं। त्रिपुरा के मनीष शाह। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और पश्चिम बंगाल के सुश्री ममता बनर्जी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैता किस राज्य का लोक नृत्य है? जैता की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश था। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों के अन्य राज्यों के लोक नृत्यों को हम लोग देखें तो यहाँ पर तो क्लियर शायद दिख नहीं रहा है, तो हम लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश के नृत्यों को उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य को देख लेते हैं। बाकी हम लोग आपको ये PDF में अगर यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्य आपके नृत्य में एक आपका आता है नौटंकी, याद रखिएगा। इसके अलावा आपका आता है एक रासलीला, एक आपका आता है कजरी, एक आपका आता है झोड़ा, एक आपका आता है जैती। ठीक है, ये सभी आपका उत्तर प्रदेश का क्या है, तो ये आपका है लोक नृत्य। ठीक है, बाकी हम लोग इसको PDF में दे देंगे तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर समय भी थोड़ा सा जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पीएम कौशल विकास योजना 4.0 किससे संबंधित है, ठीक है। तो पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की बात करते हैं तो ये एक विकास योजना है जो ट्रेनिंग योजना है, जिसके तहत बेरोजगार नागरिकों को मुफ्त में विशेष कोर्स का ट्रेनिंग प्रदान किया जा रहा है ताकि वो ट्रेनिंग प्राप्त करके कमाने का साधन बना सके और देश के विकास और खुद का विकास कर सके, ठीक है। आपके प्रश्न क्या था, लैंग्वेज क्या था, जो भी लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग बताइएगा। बाकी इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारी की दर को कम करके देश का विकास करना है। देश में कई ऐसे नागरिक हैं जिनके पास न तो नौकरी है, ना ही वो स्वरोजगार में लगे हुए हैं। सरकार ये नागरिकों को इनकम का साधन प्रदान करना चाहती है। PMKVY 4.0 के माध्यम से ट्रेनिंग के अलावा सरकार प्रमाण पत्र भी प्रदान करती है, जिसके माध्यम से लाभार्थी आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था विजयनगर साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य है जो कि आपका कहाँ पर फैला गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ऑप्शन आपको दिया गया था, ऑप्शन पढ़े हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं। ऑप्शन था आपका मराठी कुछ करके था, इसके अलावा आपका था तेलुगु एक ऑप्शन में था, इसके बाद आपका कन्नड़ था, कन्नड़ के अलावा आपका तमिल था, ठीक है। इस प्रकार का कुछ ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। तो देखिए विजयनगर जो साम्राज्य है वो दोस्तों आपका कर्नाटक में फैला हुआ है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, यहाँ तक कि श्रीलंका के कुछ इलाकों में भी फैला हुआ है, ठीक है। तो तेलुगु भी आपका इसी में कवर आता है, कन्नड़ भी इसी में आता है, तमिल भी इसी में आपका कवर आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका मराठी हो जाएगा, क्योंकि मराठी आपका महाराष्ट्र है और विजयनगर समाज का महाराष्ट्र से दूर दूर तक कोई भी ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा मराठी, ठीक है। बाकी विजयनगर समाज का स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का ने किया था, दोनों भाई थे। और जब विजयनगर समाज का स्थापना हुआ था उसमें दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, ये भी प्रश्न आपका आता है। हरियर बुक्का दोनों भाई थे और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में सेवा करते थे। बाकी बाद में जाकर वहाँ पर अपना ही राज्य बना लिए, जिसे विजयनगर समाज के नाम से जाना जाता है। विजयनगर समाज का राजधानी था हम्पी। इसके अलावा साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के चरम दक्षिण तक फैला हुआ है। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम वंश, तुलवा वंश, तुलबु वंश और अराविदु वंश, ठीक है। और ये जो आपका था संगम वंश की बात करते हैं तो विजयनगर समाज पर शासन करने वाला ये पहला राजवंश था। संस्थापक मालूम ही होगा, हरियर प्रथम बुक्का था और 1334 से लेकर आपका 1485 तक शासन किया था। शुल्ब वंश की बात करेंगे तो संगम वंश के बाद दूसरा राजवंश बना 1485 से लेकर 1505 तक, और उन्होंने लगभग पूरे दक्षिण भारत पर शासन किया। फिर अगला है तुलबु वंश की बात करते हैं तो विजयनगर समाज पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश था, इसने तुलबु राजवंश में शासन किया। विजयनगर समाज का सबसे प्रसिद्ध आपके जो राजा कृष्णदेव राय हैं वो आपका इसी राजवंश से संबंधित है। 1491 से लेकर 1570 तक का शासन है। अरिवदी वंश की बात करते हैं तो ये दक्षिण भारत में विजयनगर समाज पर शासन करने वाले चौथा और अंतिम हिंदू राजवंश था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया अनुच्छेद 58 है जो कि किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 58 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यताओं के प्रावधान से संबंधित है, ठीक है। तो अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने की योग्यताओं का प्रावधान है। इस संबंध में और भी बातें हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा नहीं गया है, ठीक है, तो उसको हम PDF में दे देंगे। बाकी अनुच्छेद जो 59 है वो आपके राष्ट्रपति के कार्यालयों से संबंधित है। एक आपका अनुच्छेद 58 बताएं, एक आपका अनुच्छेद 59 बताएं, ठीक है। इससे में कन्फ्यूजन हो गया तो हम अनुच्छेद 58 को भी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, अनुच्छेद 59 को भी ऐड कर दिए हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी जो संविधान का जो भाग 5 है अनुच्छेद 52 से लेकर 58 तक है, संघ की कार्यकारिणी से संबंधित है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होता है और भारत के महान्यायवादी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका सारंगी होगा। सारंगी एक अवनत वाद्य यंत्र है जिसे भारतीय कलाकार पंडित रामनारायण ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एकल प्रदर्शन वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाया था। और वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो हरी 50 वर्षीय बांसुरी वादक हैं, पंडित श्री कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक, अमजद अली खां सरोद वादक, बिस्मिल्लाह खां सनाई वादक, पंडित जपशंकर सितार वादक, रामनारायण सारंगी, उस्ताद रुद्र मीना से आपका उस्ताद असद अली खां, मृदगम से रामानंद वीरागमन, TH विनायकरम घटम से है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दादर और नागर हवेली, ठीक है। तो देखिए 1954 से लेकर 1961 तक दादर और नागर हवेली एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में रहा था, जिसमें भारत सरकार की बहुत ही कम प्रशासनिक मदद थी। और अंत में जब 1961 में यह भारत संघ में एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तब से इसकी साक्षरता दर में काफ़ी वृद्धि हुई है। वर्तमान में इस क्षेत्र की जो साक्षरता दर है 76.24 है और पुरुष की साक्षरता दर 86.46 है, महिलाओं की 65.93% है। और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष की साक्षरता क्रम से इतना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बस याद रखिएगा।
और महिलाओं की साक्षरता दर शहरी ग्रामीण में इतना है। और याद रखिएगा ये सबसे कम साक्षरता वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो इसका राइट आंसर आपका लक्षद्वीप होना है, क्योंकि जो लक्षद्वीप है आपका ये इसमें साक्षरता के मामले में राज्य हो या यूटी हो, ठीक है, उस पर आपका सेकंड में आता है। ठीक है, किस में आता है? सेकंड में आता है। तो लक्षद्वीप आपका ऑटोमेटिक है जो कि केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पर आएगा। ठीक है, और भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे साक्षरता आपका राज्य है केरल, या केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, दोनों में आपका केरल ही टॉप पर है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता शर्तों से संबंधित है। ये आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये आपका नहीं आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पता चल रहा है कि वाराणसी में जो संस्कृत विद्यालय था उसकी स्थापना किसने किया था। ठीक है, वाराणसी में जो संस्कृत विद्यालय था, संस्कृत महाविद्यालय था, सॉरी विद्यालय नहीं महाविद्यालय था, उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जोनाथन डंकन। ठीक है, जोनाथन डंकन इसका आपका राइट आंसर होगा। इसी के द्वारा ही आपका ये संस्कृत विद्यालय का स्थापना किया गया था। अगर आपसे वर्ष पूछता है तो 1791 यानी कि 1791 में हुआ था। और उस समय ये जोनाथन जो डंकन था वो आपका बम्बई का राज्यपाल हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद जो आपका 1974 में इसी कॉलेज का नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय कर दिया गया है, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। बाकी 2-4 और क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो तो अभी तक नहीं मिले हैं, बाकी मिलेंगे जैसे जैसे, तो हम लोग उसको पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।